खबरों में आगे बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर नाबालिग के गर्भपात का मामला और सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के गर्भपात की इजाजत दे दी है। आर्टिकल 142 के तहत कोर्ट ने यह आदेश दिया है, जहां पर गर्भपात में देरी हर घंटा बच्चे के लिए कठिनाई भरा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें नाबालिग बच्चे की सुरक्षा करनी है और साथ ही यौन उत्पीड़न की वजह से नाबालिग हुई थी प्रेग्नेंट। और शांतनु एम अदगर और एसले कुशर ने भी याचिकाकर्ता का किया है इस दौरान प्रतिनिधित्व। और वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी, वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी ने भी इस दौरान महाराष्ट्र राज्य का किया है प्रतिनिधित्व। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बता दें कि इस दौरान अगर बात की जाए तो नाबालिग के गर्भपात का पूरा मामला, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के गर्भपात की इजाजत दे दी है। साथ ही आर्टिकल 142 के तहत कोर्ट ने यह आदेश दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी हमारे साथ में लाइव इस दौरान जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर बात करें तो इस दौरान गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस दौरान आदेश दे दिया गया है, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो एक लंबी बहस हुई है इस पूरे मामले में। आपने देखा कि ये पूरा मामला महाराष्ट्र का था, जहां पर कथित तौर पर एक नाबालिग जो रेप विक्टिम है उस लड़की का मामला चल रहा था। और कहीं ना कहीं उसके परिवार की ओर से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी गर्भपात कराने के लिए, यानी कि अबॉर्शन कराने के लिए, चूँकि 30 हफ्ते की ये प्रेगनेंसी थी। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, चूँकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अबॉर्शन को मंजूरी नहीं दी थी, और कहीं ना कहीं ये मामला जब वहाँ से मंजूरी नहीं मिली और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जब बेंच बैठी, तब सीधे तौर पे इस पूरे मामले में आकलन किया गया। चूँकि जैसे ही ये मामला ईमेल के जरिए कोर्ट पहुंचा हुआ था, आमतौर पे प्रक्रिया होती है याचिकाकर्ता ईमेल के जरिए भी याचिका अपनी लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ईमेल के जरिए ये पहुंचा हुआ था। उसके बाद इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुनवाई की। उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी किया गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस मेडिकल रिपोर्ट का आकलन किया है वो ठीक से आकलन नहीं किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार उस बच्ची की सुरक्षा को तय करे, यानी कि अस्पताल ले जाते वक्त किसी भी तरीके से उस बच्ची को परेशानी ना हो। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अबॉर्शन कराने में रिस्क है, लेकिन अगर हम इसको आगे जारी रखते हैं, यानी कि अबॉर्शन करने की इजाजत नहीं देते हैं, तो बच्ची की जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मेडिकल टर्मिनेशन यानी कि एमटीपी की बात करें, तो आपने देखा कि 1971 में एक बाकायदा एक्ट बनाया गया था, उसमें अलग अलग क्लॉज बनाए गए थे। उसको लेकर एमटीपी को, यानी कि जो एमटीपी एक्ट है उसको अमेंडमेंट उसका किया गया है 2020 में। कई क्लॉज उसमें है। पहले क्लॉज में आपने देखा होगा कि किस तरीके से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी अगर है तो उसका गर्भपात जो है वो एक डॉक्टर की सलाह से कराया जा सकता है। इसके साथ ही 12 से 20 हफ्ते के अंदर की अगर प्रेगनेंसी है तो पहले जो एमटीपी एक्ट था उसमें यह प्रावधान था कि 2 डॉक्टर की सलाह से आप अबॉर्शन करा सकते हैं। उसके बाद जब अमेंडमेंट हुआ तो 1 डॉक्टर की सलाह से आप अबॉर्शन करा सकते थे, ऐसा कानून बना। उसके बाद आपने देखा कि 20 से 24 और उसके बाद 24 के बाद कहीं ना कहीं पहले एमटीपी एक्ट की बात करें उसमें प्रावधान नहीं था कि यानी कि आप गर्भपात नहीं करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कई क्लॉज इसमें जोड़े गए, खासतौर पे अगर महिला शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, विकलांग है, इसके साथ ही ऐसी अवस्थापात कराना, तब कहीं ना कहीं कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए भी पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रियाएं फॉलो करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से अबॉर्शन करा सकते हैं, बाकायदा इसके लिए कोर्ट से भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो एक चूंकि 24 हफ्ते के बाद अबॉर्शन कराने की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन इस पूरे मामले को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब डाला गया, तब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस बच्ची की जो विक्टिम लड़की है उसके मानसिक और शारीरिक हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसी को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।